स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए और जिनके पेपर चल रहे हैं हमारे मार्च में उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो। ज्योग्राफी का जो 11th क्लास का सब्जेक्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए यदि आपको 70 में 70 नंबर चाहिए तो चलिए हम जानते हैं पहला जो हमारा जो ऑल रिवीजन करेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट है जो आते रहे हैं लास्ट ईयर में, उन्हीं को हमने कलेक्शन किया है और उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे चैप्टर से जो हमारा दिया गया है पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतर संबंध 3 बिंदुओं के मूल्यांकन करें। तो मनुष्य और प्राकृतिक के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। तो प्राकृतिक और मनुष्य का संबंध शुरुआती दौर से ही रहा है। प्राकृतिक की गोद में कहा जाता है जो मनुष्य है प्राकृतिक गोद में ही पला बड़ा है। ठीक है, अब जो प्राकृतिक गोद में जब वो पला बढ़ा तो उसने बहुत सारी चीज़ों से सीखी। जैसे आपने देखा होगा प्राकृतिक से मानव को जल, पत्थर, पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें मिली। आपने देखा होगा पहले मानव क्या करता था, कंदमूल खाता था, फिर शिकार करता था। तो ऐसे ही मानव ने अनुकूलन और परिवर्तन अर्थात के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है, प्रकृति के साथ उसका अन्योन्य क्रिया है। मानव ने उच्च तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तन किए हैं। आपने देखा उन्होंने नई नई चीज़ों का इनोवेशन किया है, किसके हेल्प से, प्राकृतिक की चीज़ों से ही। अब तकनीकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी। विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा करते हुए बंधन को ढीला करने के सक्षम हो पाया है। तो बोलते तकनीकी ने श्रम को, कठोरता को कम, मतलब जो पहले क्या होता था मानव जो क्या करता हार्ड वर्क करता था, अब वो क्या हो गया है, कम हो गया है। अब हम मशीन के ज़रिए कर सकते हैं। तो मानव ने उसको संभव बना पाया है किसकी वजह से, प्रकृति की वजह से। तो प्रकृति की वजह से आज मानव हमारा इस कदर पहुंच पाया, जिसके एक उदाहरण हम ये भी, जिसके ज़रिए आप घर बैठे आप वीडियो देख रहे हैं और मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपका, ये प्राकृतिक का ही एक माध्यम है। अगला हमारा है हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, वाई डू वी स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। अब आपको पता है भूगोल में हम जैसे हम जहाँ भी रह रहे हैं वो क्या है, भूगोल का ही पार्ट है। तो भूगोल के अंदर हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वैसे ऐसा तो हम बताएं आपको। भूगोल के अध्ययन में मानव समाजों की में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को समझने में आसानी होती है, क्योंकि आपको पता है हर एक मानव एक जैसा नहीं होता, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो जब भिन्न भिन्न होता है तो उनकी इच्छाएं भी अलग होती है, उनका धर्म भी अलग होता है, उनकी भाषाएं भी अलग होती है। तो हमें जब हम मानव भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो हमें विभिन्नताओं के बारे में जानकारी होती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हम कहते हैं अगर हमने किसी कम्युनिटी में जन्म लिया है तो हम अलग कम्युनिटी का भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें हर एक चीज़ों के बारे में पता होता है। भूगोल इसके भूपृष्ठ विविधताओं की समझने, स्थान, समय, संदर्भ को भी समझने में मदद करती है। किस क्षेत्र में वातावरण कैसा है, जैसे अभी हम बताएं, अभी जो हमारा ये मार्च का महीना है और इस समय दिल्ली के अंदर कैसा तापमान है, और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, वहीं हम बात करें उत्तराखंड की, तो तीनों ही क्षेत्रों की जो वातावरण है, तापमान है, वो एक समान नहीं होगा। तो भूगोल हमें इसी चीज़ में जानने में मदद करता है। ठीक है, भूगोल मानचित्र के द्वारा वास्तविक पृथ्वी को जानने में मदद करता है। मानचित्र के ज़रिए हमें बताता है, आजकल तो हमारा गूगल मैप आ गया है, वो भी क्या है, एक मैप का, मानचित्र का ही हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम किसी भी अज्ञात प्लेस पे जा सकते हैं। जो क्षेत्र हमें पता नहीं है उसमें हम इनपुट करके हम उस क्षेत्रों में भी जा सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता लेने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं भूगोल के जो 2 प्रमुख उपागम हैं वो कौन कौन से हैं, सिस्टेमैटिक और एक है रीजनल, क्रमबद्ध और एक है प्रादेशिक। क्रमबद्ध क्या होता है जी, क्रमबद्ध वो भूगोल होता है, जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने प्रस्तुत किया है। तो ये 1 नंबर में दे भी सकता है। जो हेम्बोल्ट कहाँ के थे भूगोलवेत्ता, तो आपको बताया ना, जर्मन के, जिन्होंने क्रमबद्ध के बारे में बताया है। और प्रादेशिक के बारे में किसने बताया है, कार्ल रिटर ने। किसने बताया है, कार्ल रिटर। दोनों ही हेम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों ही कहाँ के थे, जर्मन के। क्रमबद्ध के अंदर क्या बताया गया, क्रमबद्ध भूगोल एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत हम कई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बोलते हैं इसके अंदर, इस अध्ययन के अंदर जैसे हम किस किस चीज़ों के बारे में जानते हैं, जलवायु पर आधारित विभिन्न प्रकार के उप प्रकार के निश्चित किए जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। प्रादेशिक के अंदर, प्रादेशिक भूगोल में किसी भी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्व के बारे में हम जानते हैं।
तो ये क्रमबद्ध और प्रादेशिक क्लियर है। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई है हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ग्रह तो दो तरह के होते हैं। देखिए, ग्रह पूछा जाता है, ग्रह जो है पार्थिव ग्रह और हमारा कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगाइए, पार्थिव ग्रह और बाहरी ग्रह किसे कहते हैं। वैसे तो कहा जाता है ग्रह वह होते हैं जो कि क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह क्या कहते हैं, ग्रह जनक तारे के समीप थे। कहा जाता है वो ऐसे हैं जो धीरे धीरे जो अलग हो जाते हैं। तो बाकी इसे क्या कहा गया, जोवियन ग्रह दूर होने के कारण वहाँ गैसों की संग्रहण हो गई। सौर वायु के प्रभाव में पार्थिव ग्रह गैस व धूल कण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसें और सौर पवन नहीं हटी। तो देखो, पार्थिव ग्रह और बाहरी ग्रह हम उसे कहते हैं जो ठंडे होते हैं, और पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, जो गर्म होते हैं, जो सूर्य के नज़दीक होते हैं, जैसे कि हमारा मरकरी, ठीक है, वीनस, हमारा क्या पृथ्वी, ये सारे हमारे क्या हैं, पार्थिव ग्रह हैं। और जो ठंडे हैं बाकी सारे क्या हैं, हमारा नेपच्यून, सैटर्न, ये सारे हमारे क्या हैं, ठंडे ग्रह हैं। ठीक है, जो छोटे भी होते हैं और पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं, ग्रह कैसे बने। वैज्ञानिक द्वारा बताया गया ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। किससे हुआ है, तारों से। बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों तरफ अब धूल कण के चक्कर लगाते हुए कई तस्करी विकसित हुई। और उसी के हमने बारे में क्या कहा, वो क्या है, सारे ग्रह हैं। और ग्रह अभी हमने आपको बताया पार्थिव और जोवियन ग्रह। दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के होने के कारण क्रोड में, तो कहा जाता है ग्रह का निर्माण धूल कण और गैस से मिलकर ही हुआ है। गैस ने क्या किया, उसे इकट्ठे करने में मदद की, और उसी इकट्ठे होने की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सूर्य का, और उसी की वजह से वो क्या करता है, उसकी परिक्रमा लगाते हैं। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह मैंने आपको बता दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सारे क्या हैं, हमारे आंतरिक हैं। और बाहरी ग्रह क्या है, हमारे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर है ये। ब्रह्मांड का विस्तार, बिग बैंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, एडविन हबल ने जी, ये एक ऐसा उदाहरण है जिसके जैसे बैलून पे जब हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, जब उसके अंदर क्या करते हैं, हवा भरते हैं, तो वो हैप्पी बर्थडे पूरा दिन एक दूसरे से क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ऐसी आकाश गंगा क्या है, जैसे जैसे उसके अंदर गैस जाती है, क्या होता है, वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है बिल्कुल बहुत किसका, बिग बैंग थ्योरी का। और इसी के ज़रिए ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। क्लियर है। एडविन हब ने ही इस सिद्धांत को 1920 में दिया था। उसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं आगे बढ़ती जा रही है। इसमें होता क्या है, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और घनत्व बहुत ही अधिक है। परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण 1 सेकंड के अंदर ये ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। अब बिग बैंग थ्योरी बहुत बार आई है बेटा। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना था, 4500 केल्विन। जब भाई ज़्यादा टेम्परेचर हुआ होगा जब ही तो फटा होगा, है ना। कोई ठंड में तो फटने का चांसेस ही नहीं है। ठंड में किसी को चक्कर आते हैं, नहीं आते। ठंड में ठंड लग जाती है, लेकिन गर्मी में क्या होता है, चक्कर आते हैं। क्यों, गर्मी के कारण। तो जब भी पृथ्वी गर्म होती है तो क्या होती है, ज्वालामुखी फटती है। ठीक है, क्योंकि अंदर बहुत सारे क्या है, मैग्मा है, और वो क्या होता है, वो बाहर निकलने की जगह ढूंढते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट में गैस बनती है तो क्या करती है, वो जगह ढूंढती है निकलने की। तो वो हमारी दोनों तरफ से निकलती है, आगे के ज़रिए और पीछे के ज़रिए। ठीक है, तो हम कैसा करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। वैसे पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, जब गैस निकलती है वो क्या करती है, जो पृथ्वी फटती है तभी वो क्या करता है, सारा मटेरियल निकलता है, तो क्या होता है, फिर वो शांत हो पाती है। अगला हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए भाई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारा, हम इसको पिक्चर को अगर हम देख लें, सबसे पहला हमारा क्या, ऊपर पार्ट वाला क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। फिर क्या हमारा मेटल है, फिर कोर है। ठीक है, कहा जाता है जो भूपर्पटी हमारा 200 किलोमीटर तक जो भी हमारा है, फिर 2500 किलोमीटर तक हमारा क्या है, कोर मेटल है, फिर उसके बाद कोर आता है। ठीक है, 5100 किलोमीटर। तो पृथ्वी की 3 लेयर है, कितनी है, 3, भूपर्पटी, मेटल और कोर। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, कोर है।
भूकंप के प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। भूकंप के कारण क्या होता है भाई? चलो, भूकंप, पृथ्वी हिलती है, धरातल विसंगति होती है, भूस्खलन हो जाता है, मृदा द्रवण होता है, हिमस्खलन, हिम मतलब कि चट्टानें वगैरह जो बड़ी बड़ी, बांध बांध तटबंध वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। देखो दरार आ जाती है। कई बार हमारे घर में भी जिसका रेलवे के पास ज़मीन होती है, उनके घर से क्या होता है, बीच में से दीवार दरार हो जाती है, क्योंकि रेल का स्पीड इतना होता है कि वो क्या करती है, पूरे हिलाते हैं आसपास। इसीलिए बोलते हैं रेल के आसपास जो मकान होते हैं वो जल्दी लीगल नहीं होते, क्योंकि सरकार ऐसी अथॉरिटी दे ही नहीं सकती, लेकिन तब भी लोग रहते हैं। सुनामी आती है, वस्तुओं का गिरना, आग लग जाना, ये भी होता है। ठीक है। अब बैथोलिथ और लैकोलिथ के बीच अंतर। भूपर्पटी में मैग्मा का गुबंदकार ठंडा हुआ पिंड है जो किसी किलोमीटर की गहराई पर विशाल क्षेत्र में फैल जाता है। अब सुनो, बैथोलिथ और लोकोलिथ ये किसके पर, ये क्या है, किसके पार्ट हैं? ज्वालामुखी के। इसके हैं ज्वालामुखी, जिसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर से जो क्या होता है, मैग्मा निकलता है और वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है बेटा, और उसी से कई प्रकार के पत्थर बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा संगमरमर, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो पत्थर हैं, ठीक है, इंजीनियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं? पत्थर, चट्टान हैं। अवसादी, ये सारे अवसारी, ये सेल हैं। भूकंप के मुख्य कारण की विश्लेषण कीजिए। भूकंप किस कारणों से आता है? भाई भूकंप के मुख्य कारण का विश्लेषण क्या है? तो भूकंप कई तरीके से होता है। तो विवर्तनिक भूकंप होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, जब भूकंप अधिक होता है तो ये भूकंप अंश तल से किनारे चट्टानों की सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है। महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना क्या होता है? महाद्वीप और महासागर की जो प्लेटें हैं क्या होती है? आपस में टकराती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। फिर ज्वालामुखी भी भूकंप लाती है। भाई एक विशिष्ट वर्ग की विवर्तनिक भूकंप ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अगला आइए आप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने जान ली, क्लियर है। इसमें आता है प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जो कि हमें खनन से प्राप्त प्रमाण जो मिलते हैं, और अप्रत्यक्ष जो हमें मिल नहीं पाते। भूकंप का एस तरंगे ये आता है, ये देखो हमारा पूरा पृथ्वी का पार्ट है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हमारा महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तो महासागर और महाद्वीपों के बारे में किसने दिया था थ्योरी, किसने दी थी? जिन्होंने पैंजिया और पैंथलासा, किसने बोला था? अल्फ्रेड वैगनर। किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने ही महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत दिया था, और उन्होंने प्लेट विवर्तनी की बताई थी। वैगनर की कल्पना क्या थी? महाद्वीपों को गतिमान बदलती रहती है, और जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत वैगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीप एकजुट थे, और बाद में क्या हो गए? वो दो पार्ट में बढ़ गए, पैंजिया और पैंथलासा। फिर उसके भी दो पार्ट हो गए। पैंथलासा इसे किसे कहते हैं हम? महासागर को। और पैंजिया किसे कहते हैं? अब आते हैं, हमने आपको बताई थी अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा, जिसके अंदर प्लेट क्या होती है? आपस में धंस जाती है, एक दूसरे से अलग जाती है, और एक दूसरे के क्षैतिज वितरण में जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सीमाएं कहते हैं। अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण। ठीक है, ये हमारा तीनों है। ये एग्जाम्पल अभिसारी परिसीमा, और हमारा क्या है? रूपांतरण परिसीमा, और एक है अपसारी परिसीमा। ये कुछ भी होती है तो क्या होता है? पृथ्वी को नुकसान होता है। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? अभिसारी, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, जब इसमें क्या होती है? धंसती एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? हिमालय का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, ठीक है।
और जब ये ऐसे आ जाती है तो क्या होता है, तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महासागर, क्योंकि महाद्वीप अलग हो गए और बीच में क्या रह गया, महासागर। महासागरीय अधस्थल के मानचित्र में कौन सी उच्चावच संबंधित जानकारियाँ। महासागर के जो अच्छावच में बोलता है, मध्य होती है, किनारा होता है और उसके छोर होते हैं, तो इसको बोला जाता है हमारा। आगे आइए हमारा महाद्वीप के विस्थापन के पक्ष में। महाद्वीप में साम्यता, महाद्वीप में पार चट्टानों की आयु, उसके बाद टी लाइट, क्या है हमारा, टी लाइट। अब देखो टी लाइट होता क्या है वो जान लो। टी लाइट